measurement of length और large distances by indirect methods। इसमें हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं how to find diameter of the moon। मून का साइज कैसे फाइंड किया जाए। मून पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सिलेक्ट कर लो, उनके नाम है ए एंड बी। अब अर्थ पर खड़े होकर किसी पॉइंट पी से पहले आप पॉइंट ए को देखो टेलीस्कोप से। अब आप अपने उस टेलीस्कोप को रोटेट करो और बी को देखो। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे ये फाइंड किया जाए कि टेलीस्कोप को कितने एंगल से रोटेट किया गया है। लेट अस अज्यूम वी हैव रोटेटेड अवर टेलीस्कोप बाय एन एंगल थीटा। ए से बी तक जो आर्क है लेट इट बी एल, और मून का अर्थ से डिस्टेंस लेट इट बी आर। मून का अर्थ से डिस्टेंस पी बी या पी ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। आज ही हम सीखेंगे। अब हमने ये देखा कि हमारा टेलीस्कोप कितना घुमाया गया है, ये एंगल थीटा भी हमारे पास है, और एक फॉर्मूला आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर एंगल कितना है, थीटा, फिर क्या करना चाहते हैं आप, फाइंड करना चाहते हैं मून का डायमीटर ए बी। ये अप्रोक्सीमेटली इस आर्क लेंथ एल के इक्वल ही होगा। तो अब अगले स्टेप में हम एल को अप्रोक्सीमेटली ए बी से रिप्लेस कर देंगे। हम इसे कह सकते हैं वी गेट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर, बिकॉज एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी। ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। हमें ए बी फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें से आर डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ है, वो हमें पता है। थीटा इज द एंगल बाय विच वी हैव रोटेटेड अवर टेलीस्कोप। यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि थीटा डिग्रीज में नहीं होना चाहिए। थीटा की वैल्यू डिग्रीज में नहीं हो, थीटा किस में होना चाहिए, एंगल किस में होना चाहिए, रेडियंस में। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में समझाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं लेजर मेथड। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, सोनार की फुल फॉर्म याद की किसी ने? यस सर। बोलो, जो यस सर की बजाय बोल दो फटाफट। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कोई बात नहीं, अभी यूज होने वाला उन सभी का। किस तरीके से हम किसी एरोप्लेन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सामने के माउंटेन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओशन के अंदर सबमरीन छुपी हुई है उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एंड सो ऑन। लेट अस साउंड सफिशिएंट आ रही है, क्लियर पड़ा समझ आ रहा सारा? यस सर। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, जैसे कि स्टार्स वगैरह, उनको छोड़कर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कोई नज़दीक का प्लेनेट या कोई सैटेलाइट जैसे कि मून, या अर्थ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो फ्यू किलोमीटर्स, फ्यू 100 किलोमीटर्स दूर हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेज़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। लाइट की वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, और इसकी वैल्यू होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। हमें SI यूनिट्स को यूज़ करना है जो कि डिस्टेंस के लिए मीटर होती है, तो हम इसको करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। आज के बाद हमेशा हम c की वैल्यू क्या लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए ये हमारा एक नियर बाय ऑब्जेक्ट है, या कह लें कि मून है। अर्थ से हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका पिछली डेरिवेशन में हमने डायरेक्ट यूज किया था।
Here we are on the earth. अर्थ के किसी पॉइंट से हम मून की तरफ या सामने वाले ऑब्जेक्ट की तरफ लेजर बीम को छोड़ेंगे। लेजर बीम जब वहां मून के सरफेस से स्ट्राइक करेगी या सामने वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, जिसमें से कुछ पार्ट हमारे तक वापस भी आएगा। मान लीजिए अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है r और इस क्वेश्चन में मुझे r ही फाइंड करना है। तो इस लेजर बीम ने अर्थ के पॉइंट P से मून के सरफेस तक पॉइंट M तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया r और वापस आने में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया r। तो टोटल डिस्टेंस जो इस लेजर को पॉइंट P से जाकर वापस P तक आने में यूज हुआ वो डिस्टेंस कितना है r प्लस r, दैट इज 2r। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लेजर इज 2r। हमें ये पता है कि स्पीड या वेलोसिटी होती है। अब यहाँ स्पीड या वेलोसिटी इसका जो डिफरेंस है वो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी आप फिलहाल फॉर टाइम बिंग स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंशिएट ना करें, लेट इट बी सेम। वेलोसिटी जब भी मैं बोल रहा हूँ तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम अपनी हाई क्वालिटी वॉच की हेल्प से, स्टॉप वॉच की हेल्प से या कंप्यूटर की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं कि P से M तक जाने में और वापस आने में इस रे ने, इस लेज़र ने कितना टाइम लगाया। लेट द टाइम टेकन बाय लेज़र बी डेल्टा टी। याद है आपको डेल्टा क्यों लगाया गया है? डेल्टा इंडिकेट कर रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम छोटा ही होगा, सो लेट इट बी डेल्टा टी। यहाँ पुट करें इन सारी वैल्यूज़ को। लेज़र की स्पीड है c, लेज़र ने यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2r और टाइम कितना लिया है डेल्टा टी या dt। मुझे r फाइंड करना है। 2r विल बी c इंटू डी टी एंड r विल बी हाफ ऑफ c इंटू डेल्टा टी। हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लेज़र, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता है 3 इंटू 10⁸, वो यहाँ पुट करेंगे। हमने टाइम अपने कंप्यूटर या हाई क्वालिटी वॉच की हेल्प से एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया है। इनको यहाँ पुट कर कर कैलकुलेट करेंगे तो मून तक का डिस्टेंस आ जाएगा। इस मेथड से हम मून का डिस्टेंस या वेरी नियर बाय प्लैनेट्स का डिस्टेंस या अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट जो फ्यू 100 किलोमीटर्स तक दूर है और हमारे को दिखाई भी दे रहा है उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लाइट को यहाँ पर हमने नॉर्मल लाइट को यूज क्यों नहीं किया, वो मैं आपको नॉर्मल क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं राडार। हाँ जी, ये बताओ यहाँ पर आपने क्या क्वेश्चन नोट किया? लाइट का यूज क्यों नहीं करा, लेजर का यूज क्यों करा? हाँ भाई, मून का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या किसी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर लेजर को यूज किया। नॉर्मल लाइट भी तो भेज सकते थे, उसके लिए तो हमारे को कुछ स्पेशल जुगाड़, अगर मतलब नॉर्मल लाइट से एक्सपेरिमेंट होता तो बच्चे भी घर पर इसको कर सकते थे, पर नॉर्मल लाइट नहीं। यहाँ पर लेजर का यूज ही क्यों जरूरी है? दिस इज योर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। पहले मैं बताना भूल गया था कि क्वेश्चंस नोट करने हैं, तो आपने अभी तक 2 किए हैं, एक पहले भी आया था। दोबारा ये वीडियो अगर कभी देखते हो तो अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आता है उन सबको कॉपी पे लिख लेना। हम एक फेस टू फेस वाली क्लास लेंगे, उसमें मैं फिर सारा कुछ इन क्वेश्चन के आंसर दूंगा और कॉपी पे लिख के सॉल्व कर लेंगे उन चीजों को, अगर कुछ समझाना हुआ। ठीक है, नोट जरूर करना। ये मत सोचना कि बाकी लोग हैं, मेरे को छोड़ो, उसने कर लिया होगा तो मेरे को क्या जरूरत है करने की। आगे चलते हैं राडार के बारे में। राडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें हम लेजर वेव्स की जगह पर, लेजर बीम की जगह पर रेडियो वेव्स यूज करते हैं। अगेन रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या यूजेस हैं, सब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, स्पेशली 12th क्लास में। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वेलोसिटी उनकी भी c होगी, हमें पहले से ही पता है। मान लीजिए हमारे पास अर्थ पर सामने हमारे एक ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से हम रेडियो वेव्स को इस ऑब्जेक्ट की तरफ भेजेंगे। इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया s जाने में
और फिर सेम ही डिस्टेंस हम तक वापस आने में भी ट्रेवल हुआ। दिस डिस्टेंस इज एस, बिल्कुल पहले की ही कॉपी हो रही है। डिस्टेंस बिकम्स 2s, टाइम इज डेल्टा टी, तो पहले ही की तरह हमारे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू c इंटू डेल्टा टी। अगर मैंने डिस्टेंस के लिए r यूज़ किया था तो अल्टीमेटली आपको r की वैल्यू मिलेगी, अगर मैंने s यूज़ किया तो हमारे को s की वैल्यू मिल जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है वो होता है एरोप्लेन्स का डिस्टेंस फाइंड करने में, और उस इंस्ट्रूमेंट को भी हम राडार के नाम से ही बुलाते हैं। हालांकि राडार एक मेथड का नाम है और इस मेथड में फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, एंड रेंजिंग मीन्स उसके डिस्टेंस को भी फाइंड करना। सामने हमारे एक एरोप्लेन है, आपने एक रफ सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में टाइम को वेस्ट नहीं करना। राडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स एरोप्लेन की तरफ जाएंगी और फिर वो वापस आएंगी। यही डायग्राम मैंने मॉडिफाई कर दिया है। s टोटल डिस्टेंस इज 2s, टाइम इज डेल्टा t, और s विल बी हाफ ऑफ c इंटू डेल्टा t। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सोनार मेथड। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड वेव्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना, किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। जैसे लेज़र मेथड में लेज़र बीम को यूज़ किया था, राडार मेथड में रेडियो वेव्स को यूज़ किया था, सोनार मेथड में हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी f या न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, देन सच वेव्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। नॉर्मली इनका यूज़ ओशन में किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये हमारी एक शिप है, रफ सा एक डायग्राम आपको बनाना है, और ओशन बेड पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। शिप से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस ऑब्जेक्ट की तरफ फेंकेंगे। व्हेन दीज रेज गो टू द ऑब्जेक्ट, सम पार्ट गेट एब्जॉर्ब्ड, रिमेनिंग पार्ट गेट स्कैटर्ड। वो स्कैटर्ड में से, रिफ्लेक्टेड में से कुछ पार्ट हमें यहाँ पर वापस रिसीव होगा। अब स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब हम वेव्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में। हाँ जी, जहाँ स्पेशली ये बोला गया कि ये 12th में पढ़ेंगे वो आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है। हाँ, माइंड में एक कंसेप्ट हो गई कि स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन एक चीज नहीं होती, वो अलग अलग होती है। इज इट क्लियर? यस यस। ठीक है। यस सर। मान लो इसकी डेप्थ है d, तो इन वेव्स ने जाने और आने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसलिए इनकी वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, इनकी वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये लाइट के इक्वल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कौन से मटेरियल में वेव्स चल रही हैं, वाटर में चल रही हैं, एयर में चल रही हैं, उस हिसाब से उनकी वेलोसिटी होगी। साउंड की वेलोसिटी को भी हम 11th क्लास में ही लास्ट चैप्टर्स में फाइंड करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस आपने पहले ही कितना फॉलो करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के प्लेस पर हमने रखना है v, स्पीड के प्लेस पर v, डिस्टेंस में 2r की जगह 2s की जगह 2d, और टाइम लगा डेल्टा t या dt या t, यहाँ से हमें d फाइंड करना है, तो वी गेट d। हाँ जी बोलो सर। हम सोनार की यूज कर रहे हैं इसमें, फिर अगर हमें साउंड यूज कर रहे हैं अगर हम, और वो उसकी स्पीड मटेरियल के हिसाब से चेंज हो रही है, तो हम इससे अच्छा रेडियो वेव्स क्यों नहीं यूज कर लें। देखो, पहली बात तो रेडियो वेव्स नॉर्मली इजीली तब ट्रेवल करती हैं जब रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो।
यहाँ पर हमारे को ओशन के अंदर का डिस्टेंस फाइंड करना है, कई बार वाटर के अंदर का, तो इसलिए जो हमारी रेडियो वेव्स है अगर वो भेजेंगे तो वो रास्ते में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये क्यों एब्जॉर्ब होंगे, ये सारा कुछ 12th की वेव्स में पढ़ा जाएगा। नंबर 2, हमने सोनार यूज की, तो उसमें हमने कॉमन साउंड यूज क्यों नहीं की। अभी बीच में भी एक क्वेश्चन उठा था, लेजर ही क्यों, लाइट क्यों नहीं। ये क्वेश्चन अभी रखना, आउटलाइंस में मैं समझा देता हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लियर हो सके। एंड अगेन इसको भी क्वेश्चन में लिखना कि हम सोनार में नॉर्मल साउंड वेव, ह्यूमंस की साउंड वेव 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली यूज क्यों नहीं करते, 20,000 से ज्यादा वाली क्यों करते हैं। वहां पर हम लेजर यूज क्यों करते हैं, रेडियो वेव्स क्यों नहीं करते, और यहाँ रेडियो वेव्स क्यों नहीं करते। ये सारे क्वेश्चंस लिख कर रखना, एक बार फिर से क्लियर करेंगे, आउटलाइंस में समझ लो। जैसे ही कोई वेव आगे को बढ़ती है तो वो फैलती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं उसका एंगुलर स्प्रेड। आप सोचकर बताओ, जितना एंगुलर स्प्रेड ज्यादा होगा वेव की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज। भाई थोड़ी सी एनर्जी आगे को बढ़ी और फैलती चली गई तो उसकी इंटेंसिटी तो कम होती जाएगी। लाइट बड़ी तेजी से स्कैटर हो फैलती है, स्प्रेड होती है, लेजर बहुत कम स्प्रेड होती है। थ्योरेटिकली तो लेजर बिल्कुल भी स्प्रेड होती ही नहीं है, इसलिए हमने वो लेजर बीम को यूज किया कि भाई मून तक जाते जाते मैंने यहाँ से एक टॉर्च की लाइट ऊपर को फेंकी, वो मून तक पहुंचते पहुंचते 10 किलोमीटर में फैल गई, मून से अर्थ तक आते आते 1000 किलोमीटर में फैल गई। तब सोचो वो भी बड़ी सारी ऊपर एब्जॉर्ब भी हो गई। तो टॉर्च की थोड़ी सी लाइट जिसका 50-70% एब्जॉर्ब भी हो गया, बचा हुआ 30% अगर अर्थ के 10,000 किलोमीटर एरिया के ऊपर फैला दिया जाए तो उसकी कोई इंटेंसिटी थोड़ा बचेगी, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें वो वेव चाहिए जो सीधी जाए और बीम की फॉर्म में वापस आए, इसलिए वहां पर हमने यूज किया था लेजर। सिमिलरली जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सोनार मेथड में ज्यादा होगी उतना ही हमारी वेव की एनर्जी ज्यादा होगी, एज ए बीम वो आगे जाएगी, वो फैलेगी कम। अगर मान लो तुम्हें हिली एरिया में खड़े होकर सामने वाले किसी पहाड़ का डिस्टेंस फाइंड करना है, आप अपनी नॉर्मल साउंड से भी कर सकते हो। साइड में स्टॉप वॉच रखो, जोर से चिल्लाओ की कोई आवाज करो और स्टॉप वॉच पे हाथ मार दो, 3, 4, 5, 7, 8, 10 सेकंड के बाद वो साउंड वापस आएगी। स्टॉप वॉच पे हाथ मार दो, जैसे इको सुनाई दे आपको पता लग जाएगा कितना टाइम है, इसी फार्मूला में पुट करो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। बट जब ओशन के अंदर की बात आएगी, अगर आप नॉर्मल साउंड वहां थ्रो करोगे तो उसका वही हाल होगा जो कि रेडियो वेव्स का होना था। वो साउंड रास्ते में फैल कर वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, नीचे बेड तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए हमने रेडियो वेव्स यूज नहीं की, नॉर्मल साउंड यूज नहीं की, हमने स्पेशल साउंड यूज की, अल्ट्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, विच कैन ट्रेवल लाइक ए बीम, जो स्कैटर और स्प्रेड बहुत ही कम होती है। ओके इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग होगी, बाई चांस इस बोलते बोलते में भी मेरे से कुछ मिस, अगर आपको मिस हो गया है तो इसको भी दोबारा अलग से सुन सकते हो। D will be half of V into dt। हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर या एयर दी गई होगी। ये भी बताया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को देखने में, वहां तक वेव्स के जाने और आने में कितना टाइम लगा। हम सिंपली इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे को उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा।